अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं सैयद आयशा नाज। मेरे साथ हस्बे मामूल मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में ये रिवायत है कि हुकूमत अभी बनती नहीं कि उसके जाने के उसके ख़त्म होने की तारीखें देनी शुरू हो जाते हैं लोग। मैं आपको बताऊंगी कि इस हुकूमत के ख़ात्मे की तारीख क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी। ओए, आपके पास इस हुकूमत के जाने की खबर आ गई है? जी, तारीख आ गई है। तारीख आ गई? तारीख आ गई है। अच्छा, वो तारीख क्या है? लिखी हुई है या कोई जिन भूत लेके आए हैं या क्या हुआ है? जिन भूत फिलहाल इनएक्टिव है। Okay. ये बस समझ लें सियासी, जैसे माहिर नजूम होते हैं, सियासी माहिर, उन्होंने बताई है ये अच्छा, तारीख। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपके पास भी कोई खबर? मेरे पास चिड़िया की खबर कभी कभी होती है। कभी कभी जो होती है वो बहुत बड़ी खबर होती है, लेकिन अभी आज आपके पास चिड़िया की क्या खबर है? देखिए, मैं आज चिड़िया को मैंने कहा यार कोई चटपटी सी चीज़ को बताओ। हाँ, बोर हो गया ना, बोर हो बोरिंग गया। डेज है। हाँ, कोई मेरे पे केस नहीं हुआ काफ़ी अरसे से। तो मैंने कहा कोई केस शेस हो ताकि थोड़ी बहुत अदालत में जाके हम भी कोई थोड़ी बहुत स्पीचेस मारें। तो आज की 10 एक दिन पहले खबर आई थी। अच्छा। मैंने उसको दबा दिया था। अच्छा। हाँ, अब आपको मैं समझाता हूँ क्यों मैंने दबा दिया था। खबर ये थी कि याद होगा आपको कि 2-3 साल पहले खान साहब ने मेरे पे एक केस कर दिया था डेफमेशन का। जी उसमें इल्ज़ाम मेरे पे क्या था वो नहीं लिखा था। जी। ये बड़ी एक यूनिक किस्म की सिचुएशन थी कि मेरे पे केस हो गया मगर इल्ज़ाम नहीं लिखा था। उसने सिर्फ यही लिखा था कि तेरी ऐसी तैसी, तो तू आ तो सही जरा। तो मैंने उनसे पूछा जज साहब से, जब ये केस, मैंने कहा ये, मेरे वकील ने पूछा कि ये मेरे पे इल्ज़ाम क्या है। उनकी वो हमें भी नहीं समझ आ रही, तो हम पूछते हैं इनको। तो खैर वो फिर ना बताने से रह गए, बताया नहीं कि मेरे पे इल्ज़ाम क्या है। अच्छा। तो पिछले रोज़ कुछ 10 दिन कबल की बात है, मैंने इसको बात नहीं की, आज मैं कर रहा हूँ, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्या। तो 10 दिन पहले ऐसे हुआ कि जज साहब बड़े थक गए कि ये खान साहब आते नहीं हैं, इनके वकील नहीं आते, केस को आगे नहीं लेके चलते, और मेरे पे प्रेशर है कि इसको ख़त्म किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो आते ही नहीं है, तो मैं ख़त्म कैसे करूँ। तो फिर जज साहब ने आखिरी बात उनके वकील को कहा कि भाई आपने कोई करना है तो आए, विटनेस लेके आए, कोई जी, विटनेस लाने पड़ते हैं ना कि भाई सेठी बड़ा गलत आदमी है और इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है, तो वो विटनेस लेके आए। जी। तो विटनेस कोई नहीं आ रहे थे। तो जज साहब ने 5,000 रुपए का जुर्माना कर दिया इमरान खान को। क्या किया? 5,000 का जुर्माना साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पर आयद कर दिया गया है उस मुकदमे में जो उन्होंने आपके खिलाफ किया था। जी, जी। अच्छा। तो ये एक बड़ी खबर थी, मगर मैंने कहा छोड़ो यार, क्या ये खबर लगानी है। आजकल खान साहब बेचारे पिटे हुए हैं, और ऊपर से इस किस्म की खबर जो है इनके सपोर्टर्स को पसंद नहीं आएगी बात। पहले तो ऐसे था ना कि खान साहब कोई गलती होती नहीं थी, कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। आज 5,000 रुपये का नुकसान फाइन कर दिया। फिर मैंने सोचा कि पता नहीं खान साहब के पास पैसे भी हैं 5,000 रुपये देने के कि नहीं। तो शाखाना की कोई सेविंग नहीं है? मेरा ख्याल है उन्होंने वो सड़कें वड़कें बनवा दी हैं ना, ख़त्म हो गए। हाँ, तो वो पैसे ख़त्म हो गए होंगे। तो फिर मैंने सोचा मगर उनके बड़े दोस्त भी बड़े हैं जो कि 5,000 दे देंगे। तो फिर मेरे वकील ने कहा कि ये मेरा ख्याल है कि अब ये केस ख़त्म होने वाला है। तो मैंने कहा वो क्यों? अच्छा। उन्होंने कहा कि वो विटनेस कोई नहीं लेके आ रहे कि भाई मसला क्या है। तो मैं फिर चुप कर गया, मैंने कहा छोड़ो यार, अब ऐसी क्या बात है, अब हम भी कोई फराख दिली का इजहार करते हैं, छोड़ो। आज जो मुझे देखा कि ट्रेंड क्या चल रहा है ट्विटर के ऊपर। क्या ट्रेंड चल रहा है सेठी साहब? ट्विटर के ऊपर बड़े दिलचस्प किस्म के किस्म की गॉसिप चल रही है, और जिसका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खान साहब के साथ है। अच्छा। और लोग, तुम्हें पता, गॉसिप करते हैं ट्विटर के ऊपर। तो वो जब गॉसिप मैंने पढ़ी तो मैंने सोचा अब शायद समझ आ रही है कि विटनेस क्यों नहीं आ रहे। कि अगर बिल्कुल बिल्कुल, तो खामोशी ही बेहतर है। हाँ, तो बेहतर ये है कि रहने दो, कोई और ही ना कोई चीज़ बन जाए। तो इसलिए बात हमें करनी थी फराह की। जी। बात कहीं चली गई और फराख दिली से आपको फराह साहिबा याद आ गई हैं। फराह याद आ गई। तो खबरें तो सारी फराह बीबी के बारे, जो कि उनकी जूतियों की खबरें तो आ गई, उनके हैंडबैग की खबरें आ गई। अब खबर आई है, हमारे बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट दोस्तों ने एक अच्छी सी खबर लगाई है कि फराह बेगम जो है और उनके मियाँ जो हैं और उनके वालिद जो हैं, मियाँ के वालिद जो हैं, उनकी कज़न जो है, उनके भाई जो हैं, वो सारे जो हैं वो अरबपति बन चुके हैं पिछले 3 साल में। और फराह बीबी और वो निकल गए यहाँ से, वो दुबई वगैरह पहुँच गए। उसके सारे डिटेल्स आज न्यूज़ अखबार में, शायद जंग अखबार में भी छपे हुए हैं, और मैं पढ़ के हैरान हो गया हूँ।
जी, कि नाक के नीचे। नाक के नीचे। और फिर मुझे याद आया कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है कि एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिशियल अच्छा। वो खान साहब के पास गए थे, पिछले साल की बात है या उससे पिछले साल की बात है, कि जी पंजाब में ये हो रहा है और वहाँ फ़रा बीबी ये कर रही है और फ़रा बीबी के तल्लकात फ़लाने फ़लाने के साथ हैं, अच्छा। आपके घर वालों के साथ हैं वगैरह वगैरह, और आप इनको रोकें। जी। तो खान साहब ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा कि थैंक यू वेरी मच। तो उसके बाद उनकी छुट्टी करा दी कि चलो निकालो इसको यहाँ से, ये इस किस्म की खबरें मेरे पास लेके आता है। तो बात यह है कि ये बैकग्राउंड इसकी यही है कि लूट मार थी पंजाब में। डीसीज बिकते थे, एसीज बिकते थे, एक्सियंस बिकते थे, पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स बिकते थे। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए एक ख़ानदान ने कमाए हैं और अब वो भाग गए। और मेरा ख्याल है कि आगे जाके ये खबरें भी आएंगी कि खान साहब का उनके साथ ताल्लुक़ जो है वो टूटने जा रहा है या टूट जाएगा या ऐसा दिखाया जाएगा, ऐसा दिखाया जाएगा। तो ऐसा ये मामला है। अब ये मेरे पास सारी डिटेल्स हैं, फ़रा बीबी ने क्या क्या किया। जी। इन्होंने टैक्स एमनेस्टी स्कीम, आपको पता है इमरान खान ने 2018-19 में टैक्स एमनेस्टी स्कीम बनाई थी। तो इन्होंने कोई 32 करोड़ के करीब ब्लैक मनी को वाइट मनी कर लिया था, याद है आपको? जी बिल्कुल। अच्छा, और ये 32 करोड़ कहाँ से आया? वो नो क्वेश्चंस आस्क्ड एमनेस्टी, ऑब्वियसली उसमें आपने वाइट करना है तो हो गई वाइट। अच्छा, उसके बाद फ़रा बीबी की जो बहन थी नुसरत खान, उनके पास 15 प्लॉट निकला है LDA सिटी में, और 3 बड़े प्लॉट्स डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में निकला है, जो कि उन्होंने ये पिछले 3 साल में ख़रीदे हैं। इसीलिए इसी तरीके के साथ मुसर्रत बीबी ने कोई 8 करोड़ रुपए फॉरेन रेमिटेंसेस से आए बाहर से, और हालांकि उनकी कोई कारोबार नहीं है, कोई बिज़नेस नहीं है। और इसी तरीके के साथ फ़रा खान साहिबा के जो फादर इन लॉ हैं चौधरी मोहम्मद इकबाल, उनके भी मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, उनके भी बड़े लंबे चौड़े ज़मीनें निकल आई हैं और वो भी बेनिफिशियरी रहे हैं, सारे वो भी बेनिफिशियरी रहे हैं। तो सिलसिले के उनके जो मियाँ हैं वो मानते हैं कि उनके पास 19 गाड़ियाँ हैं, एहसन जमील साहब, मगर टैक्स अथॉरिटीज़ को FBR को उन्होंने सिर्फ 2 गाड़ियों की बत दिखाया हुआ, बाकी 17 लूट मार का बाजार था। तो पोर्श गाड़ी आपको पता है 8-10 करोड़ की तो पोर्श होती है, वो टोयोटा करोला जैसी नहीं होती या सुजुकी नहीं होती है। अच्छा, तो इसीलिए 2016, 17, 18 में कोई टैक्स रिटर्न्स नहीं फाइल किए। खान साहब पावर में आते हैं तो पैसे आने शुरू हो जाते हैं, कोई पता नहीं चलता कहाँ से आए हैं। फिर टैक्स एमनेस्टी बना दी है, उनके लिए बनाई जाती है, फिर वो उनको टैक्स एमनेस्टी मिल जाती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये लंबी चौड़ी लिस्ट है कि उनके भाई शफीक खान साहब ने कितने पैसे बनाए, उसके बाद फ़रा बीबी के वालिद साहब ने क्या किया। ये पढ़ने वाली है, बिल्कुल पढ़ने से ताल्लुक रखती है, लेकिन जिन्होंने इसको पढ़ना है, ज़ाहिर है जिन्होंने इस पे इन्वेस्टिगेट करना है या जिन्होंने कानून की नाक के नीचे लाना है, वो तो अब हुकूमत है ना, और इस पे मरियम नवाज साहिबा कह चुकी है, इंटरपोल मौजूद है, तो वापसी की कोई सूरत होगी, केसेस बनेंगे? नहीं, अब देखिए ना, एक एमनेस्टी स्कीम बनी। एमनेस्टी स्कीम में ये था कि कोई पूछ नहीं होगी, आप पैसा जो है काला पैसा उसको सफ़ेद कर लें, 1% या 2-1.5% दे दें, तो उन्होंने वो दे दिया। तो अब आप क्या उनके पीछे जाएंगे? आपने तो खुद कानूनी तौर पे उनकी जो चोरी थी या जो करप्शन थी वो आपने सफ़ेद कर दी। और खान साहब वो शख्स हैं जो कहते थे मैं कभी टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं लगाऊं, और इनके दौर में 3 आई हैं मेरा ख्याल, या 2 आई हैं। तो मतलब ये सूरत हाल है। नहीं तो जो तकर्रियाँ और तबादले पंजाब में होते रहे, उनमें भी इन पे कमीशन लेने के इल्ज़ाम हैं, तो वो तो आ सकते हैं ना जद में। वो अब देखिए ना, अगेन उसमें क्या प्रूफ मिलेगा आपको? आयशा आई नजम सेठी के पास, ठीक है जी, कि शान की ट्रांसफ़र कर दीजिए आप। नजम सेठी ने शान की ट्रांसफ़र कर दी, आयशा ने शान से 5 लाख रुपया, 5 करोड़ रुपया, 5,000 रुपया, जो भी है आपने ले लिया, ठीक है ना। आपने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके ट्रांसफ़र करा दी किसी की, ठीक है, उससे आपने पैसे ले लिए, उसके पैसे भी वाइट मनी नहीं थी, करप्शन के प्रोसीड्स थी, और आपने जो लिए वो आपने एमनेस्टी स्कीम में वाइट कर लिए। तो मतलब इसमें नहीं मिलेंगे आपको, कोई एविडेंस नहीं मिलेगी, सिर्फ यही एविडेंस है कि ये पैसा कहाँ से आया। अब वो क्योंकि पूछ-वछ नहीं हो सकती उसकी, वो एमनेस्टी स्कीम के तहत कोई पूछ-वछ नहीं हो सकती, तो गए, ले गए, खा गए, पी गए, ऐसे करो।
तो अब बात ये, हमें ये कहा जाता है कि जी नून लीग वाले जो हैं वो, उनमें से उनके लीडर्स जो हैं उन्होंने इस किस्म की हरकतें की। तो अब बात यह है कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो उनको प्रोसिक्यूट किया जाए। उन्होंने तो कोई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं ली। अगर वहाँ कोई ऐसी सूरत हाल है तो पकड़े ना उनको। सिर्फ केस करने के साथ कोई कन्विक्शन नहीं होती। केस करना तो बहुत आसान है आयशा। तुम, अभी मैं जाऊँ बाहर, मैं 20,000 रुपया SHO को दूँ और कहूँ आयशा ने मेरी गाय चोरी कर ली, आपके ऊपर केस हो जाएगा। इस वक्त मैं समझता हूँ अगर आप पार्लियामेंट के अंदर चले जाएं, PTI के अंदर चले जाएं, नून लीग को छोड़ें, पीपल्स पार्टी को छोड़ें, PTI के अंदर जितने लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, अगर 50% उनमें से ऐसे ना हों जिनके ऊपर केसेस हुए हैं, किसी न किसी चीज़ का केस हुआ हुआ है, मर्डर का केस है, थेफ्ट का केस है, चोरी का केस है, लड़ाई झगड़े का केस है, कुछ ना कुछ, तो केस होना तो इस मुल्क में बात ही कोई नहीं, नॉर्मल है। वो पर्चा काट दो जी, पर्चा काटता, तो पर्चे तो कटे हुए हैं। तो ये कहना कि जी हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है उनके ऊपर पर्चे कटे हुए हैं और ये हो गया वो हो गया, अरे भाई कोई प्रूफ तो करो। सिस्टम है आपका, तो केस को आगे भी और आपने 4 साल आपके पास टॉप लॉयर्स थे, टॉप प्रोसिक्यूटर्स थे, सारी नैब आपने लगाई हुई थी, तो क्या हुआ? कुछ मिला आपको? नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये एक पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन है। मुझे नहीं पता करप्शन हुई है कि नहीं हुई, मगर मैं उस वक्त मानूंगा करप्शन हुई है जब आप अदालत में उसको प्रूव करके करेंगे। अब तो और अदालतों का हाल जो है, लोअर अदालतों का, वो तो आपने देख ही लिया जो हाल है। तो इसलिए अनफॉर्चुनेट है। ये सब कुछ तो एजेंसीज के निगाह में होता है। वज़ीर आला ऑफिस में बैठ के अगर कोई खातून ऐसे करती रही, जैसे मरियम नवाज़ कहती है कि वज़ीर आला वो थी, उस्मान बुज़दार नहीं थे, तो वहाँ का तो रिकॉर्ड या कोई ना कोई होगा इस बारे में जिसको बुनियाद बनाकर हुकूमत को इकदाम कर सकती है। ये कब से सिलसिला खुलेगा इन चीज़ों का? अब देखिए, एक खबर हमारी चैनल पे चली थी जी, कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले, जब उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही थी और ये शक था कि उनको रिज़ाइन करवा दिया जाएगा या वो छोड़ जाएंगे अपना ओहदा। तो उस वक्त ये खबर चली, GOR 7 क्लब और 8 क्लब रोड जो कि दफ्तर है चीफ में, वहाँ 2 ट्रक आए और 2 ट्रक के अंदर बहुत से डॉक्यूमेंट्स लोड करके और वो ले गए। तो यही थे ना ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, रिकमेंडेशंस किसकी थी किसकी नहीं थी, वो सारा का सारा रिकॉर्ड डेटा डिलीट भी किया गया, डेटा डिलीट भी किया, कंप्यूटर्स उठा के ले गए और फाइलें उठा के ले गए, वो गायब हो गई। तो ये होता है इस किस्म की चीज़। चलें, स्टोरीज तो हम हमेशा पढ़ते रहते हैं करप्शन की, और एक और स्टोरी यहाँ छप चुकी है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकलता है, करप्शन का पैसा पाकिस्तान में वापस कब आएगा, अभी तक तो हमें ये ख्वाब ही लगता है। लेकिन एक और ख्वाब जो इमरान खान साहब देख रहे हैं, शेख रशीद साहब देख रहे हैं, मौजूदा हुकूमत 30 मई से पहले ख़त्म हो जाएगी या 30 मई तक ख़त्म हो जाएगी। ये कौन ये अप्रैल चल रहा है, शेख रशीद साहब कह रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी आपको पता है उन्होंने 50 दिन की कहानी की बात की थी, फिर आपने उसको एक्सप्लेन किया था, उसमें भी वजन था, हुआ ना कुछ। अब वो क्या कह रहे हैं और 30 मई तक की बात कैसे कर रहे हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। और ये मैं वाजे कर देना चाहता हूँ तमाम लोगों को, इस मुल्क को अगर खाना जंगी से बचाना है, खून रेजी से बचाना है और अपने एहतराम को बरकरार रखना है और इस पाकिस्तान में एक अमन का मसला चाहते हैं, तो ये 30 मई से पहले इंतखाबात का ऐलान कर दें, वरना इमरान खान कॉल देगा और ऐसी कॉल होगी कि सारी कौम इस्लामाबाद होगी। इलेक्शन 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 इलेक्शन, और वरना अगर जो खून रेजी होगी, जो तशद्दुद होगा, उसके जिम्मेदार ये होंगे। ये कौन जिम्मेदार होंगे? और फिर वो कह रहे हैं अपने एहतराम को बरकरार रखना है। किसको अपने एहतराम को बरकरार रखने से? अच्छा देखिए आयशा, शेख साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं, नहीं तो 31 मई से पहले, ऐसे ही है ना जी, 30 मई से 30 मई को, और नहीं तो फिर खून खराबा होगा, खाना जंगी, खाना जंगी, ये कहा ना उन्होंने। जी। अच्छा, अब बात ये है कि ये इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आपको याद होगा कि शायद आपके पास वो क्लिप भी हो जब ये धमकी दे रहे थे कि अगर आप इस्लामाबाद आए तो टांगे तोड़ देंगे। क्या कह रहे थे वो? क्या कह रहे थे वो? है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, ऐड करते हैं। किसी को किसी का रास्ता रोकने की इजाजत नहीं देंगे। ये बात हर कोई कान खोल के सुन ले, अच्छी तरह कान खोल के सुन ले कि अगर किसी ने कानून को, अमन व अमान को हाथ में लिया तो कानून उनको हाथ में लेगा। इस्लामाबाद इंतजामिया को कहा अगर किसी ने धरना दिया तो धर लिए जाएंगे। अगर आप कानून को छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना निकले। अच्छा, अब शेख साहब ने जो कहा था, मैं आप उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं। जी, बात यह है कि शेख साहब ने धमकी दी थी, अभी तक राना सनाउल्लाह ने धमकी नहीं दी।
जी जी, वजीर दाखिला वो है ना। वजीर दाखिला वो है। शेख साहब अब सड़कों पे हैं जी। और वो वजीर दाखिला हैं। पहले वो सड़कों पे आने का इम्कान था उनका कि वो आएंगे और ये धमकियां दे रहे थे कि आओगे तो सही, इसी की कराएंगे। जी। तो वो टेबल्स टर्न हो गई हैं। अब क्या होगा? क्या होगा अब? वो राना सनाउल्लाह साहब का तो नाम भी ECL से नहीं निकाला गया। हाँ, वो तो पाकिस्तान में इनके लिए रखे गए हैं क्या? नहीं, ऐसी नहीं बात, वो अलग एक इशू है क्योंकि ड्रग्स के ऊपर जो है वो मसले होते हैं। अच्छा। वो ECL से अगर जब तक वो केस नहीं ख़त्म होगा तो ECL से नहीं उतारेंगे। ये ड्रग नारकोटिक्स जो है इसके लिए बड़े स्पेशल लॉज हैं। ओके, सो इसलिए वो किसी स्टेज पे वो ख़त्म हो जाएगा केस और फिर उतर जाएंगे। ओके ओके। अच्छा, अब आइए आप बात कि ये होगा क्या होगा? देखिए, खान साहब धरने करने जा रहे हैं। ये कहते हैं जी कि एहतजाज होगा, ये होगा, वो होगा। आज के दिन आपको पता है खान साहब ने सारे अपने सपोर्टर्स को कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं, जी जी, जितने हेडक्वार्टर्स हैं उनके जहाँ हेडक्वार्टर्स है उसके बाहर एहतजाज किया जाए। जी, ये पूरी कॉल थी खान साहब। बिल्कुल ऐसे है, और लाखों की तादाद में उन्होंने कहा था निकलेंगे लोग तो प्रोटेस्ट आज कहीं 10, कहीं 12, कहीं 15 ऐसे ही था। जी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी सेठी साहब। अभी तो गर्मी आई की नहीं शिद्दत खान, बहुत ज़्यादा। अभी तो गर्मी शुरू नहीं हुई आयशा, गर्मी तो आने वाली है। फिर बात करना ना, अभी तो बड़ा अच्छा मौसम है। मैंने जैकेट पहनी हुई है, टाई पहनी हुई है। आप इलेक्शन कमीशन के बाहर नहीं आए। तो अभी तो 100 डिग्री भी नहीं हुआ, अभी तो 120 पे जाएगा टेम्परेचर। ये आप टेम्परेचर की बात कर रहे हैं? हाँ, सियासी टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा अच्छा। तो अब बात यह है, इस वक्त 100 से कम है, ओके, फ़ारेनहाइट। तो अब बात यह है कि शेख साहब को मैं एक बात बता दूं कि अगर शेख साहब नैला हैं तो राना सनाउल्लाह दैला हैं। राना साहब करेंगे क्या करेंगे? अब शेख साहब को मैं पूरा प्लान ही बता देता हूं ताकि शेख साहब को पता चल जाए। और ये वही प्लान है जो शेख साहब का प्लान था, राना साहब ने वही निकाल के मिट्टी शिट्टी साफ करके प्रेजेंट कर दिया कि जी ये हम करेंगे। अच्छा। जो शेख साहब का इरादा था नून लीग के और PDM के खिलाफ करने का, वही उनका इरादा है इनके खिलाफ करने का। कोई नया प्लान नहीं बना। अच्छा। अब वो होगा क्या? उस वक़्त KP की हुकूमत खान साहब के पास थी, अभी भी खान साहब के पास। पंजाब की हुकूमत भी खान साहब के पास थी, अब नहीं है। इस्लामाबाद की हुकूमत भी खान साहब के पास थी, अब नहीं है। तो ये है कि जो लोग पिंडी और लाहौर और अंदरूनी पंजाब इधर उधर से अगर जो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे खान साहब की कॉल पे, तो उनको इस्लामाबाद पहुंचने नहीं दिया जाएगा। अच्छा। अगर लाहौर से निकलेंगे तो यहीं रोक लिए जाएंगे और यहीं उनको जेलों में डाल दिया जाएगा और यहीं कुछ छोटी मोटी टीयर गैसिंग हो जाएगी और यहीं कुछ छोटी मोटी लाठीचार्ज हो जाएगा और यहीं जेलें भर दी जाएंगी। ये वो इनका प्लान नहीं है, ये उनका प्लान था जो कि अब ये इम्प्लीमेंट करेंगे। शेख रशीद साहब का प्लान था जो ये इम्प्लीमेंट करेंगे आज, क्योंकि उनके अब इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन होगी। इसी तरीके के साथ पिंडी से जो निकलेंगे, और शेख साहब को तो याद होना चाहिए कि एक ज़माने में 2013-14 में, 14 की बात है, 15 में, जब धरना खान साहब का हो रहा था और इन्होंने एक आखिरी बार हिम्मत की थी कि चलो जी एक दफ़ा फिर करें कुछ, और इन्होंने KP से लोग बुलाए थे। बिल्कुल। और आपको याद है कि शेख साहब भी पिंडी से भी लोग बुलाए थे, एक जलसा शेख साहब भी लेके। फिर इवेंचुअली वो उस जलसे को रोक दिया गया, थोड़ी बहुत टंगा शंगा तोड़ियाँ उन्होंने पुलिस वाले ने, और शेख साहब एक स्कूटर के पीछे बैठ के गायब हो गए थे। ठीक, अच्छा, अब जो लोग परवेज़ खटक साहब ला रहे थे पेशावर से, वो कोई 2000 के करीब थे। अच्छे खासा गणियाँ आई, लोग लेके आए बसों में। और उस वक़्त मैं इन टच था विद द चीफ पुलिस ऑफिसर जो कि 0 पॉइंट इस्लामाबाद पे स्टेशन था अपनी पुलिस फोर्स लेके, और उनके ऑर्डर्स ये थे कि इनको रोकना, इनको अंदर नहीं आने देना। अच्छा। और वहाँ कोई 6, 7, 8 घंटे शेलिंग हुई, टीयर गैसिंग हुई, और इवेंचुअली वो लोग KP से आ रहे थे उनको इस्लामाबाद में आने नहीं दिया गया, उनको वहीं फारग कर दिया गया। तो अब मैं आपसे, और मुझे आंखों देखा हाल फ़ौरन उसी वक्त मिल रहा था, तो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि उस वक्त तो बड़े डेडिकेटेड मोटिवेटेड लोग थे खान साहब के पास, और हुकूमत भी पंजाब में अपनी थी, सॉरी KP में अपनी थी। इधर तो अब सूरत हाल ये है कि जो खान साहब के इंटीरियर मिनिस्टर करने जा रहे थे वो अब राना सनाउल्लाह करेंगे। ठीक है। तो खान साहब के लोग इस्लामाबाद D चौक तक नहीं पहुंच सकेंगे। अच्छा, ये प्लान है। हाँ ठीक है, इस प्लान में बाकी आप और अगर इनका ये ख्याल है कि वहाँ लाखों की तादाद में लोग आएंगे, ये गलत फहमी है। अब नहीं आने दिया जाएगा। और पुलिस के ज़रिए ही, कोई रेंजर्स नहीं आएंगे, कोई और कोई नहीं आएगा, पुलिस के ज़रिए ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स होंगी,
प्रीएम्प्टिव से मुराद ये है कि उससे पहले ही जी। गिरफ्तारियां हो जाएंगी और ब्लॉक्स बन जाएंगे, रोड ब्लॉक्स बन जाएंगे और किसी को पहुंचने नहीं दिया जाएगा। पेश के इकदाम कर लिए जाएंगे। आप मजीद इसको अनफोल्ड ये करने मैं- जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है इमरान खान साहब इसको कहाँ बर्दाश्त करेंगे, वो भी इसका कोई प्लान बी लेकर बैठे होंगे। सेठी साहब से जानेंगे इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी अभी बाकी है और इस हुकूमत की हिकमत अमली भी। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। इमरान खान साहब कहते हैं कि खिलाड़ी अच्छा जो होता है वो हमेशा प्रेशर में अच्छा खेलता है, तो जाहिर है जो इकदाम आप बता रहे हैं ना, ये प्रेशर होगा जो पीटीआई लेगी और पीटीआई आराम से बिल्कुल नहीं बैठेगी। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उन्होंने सिग्नेचर कैंपेन का आगाज़ किया और आप जानते हैं वो सोशल मीडिया के तो किंग हैं, पीटीआई इज़ द किंग। तो क्या काउंटर स्ट्रेटजी होगी? अभी खान साहब ने एक ट्विटर स्पेस के ऊपर जी कोई गपशप मारी थी, जी जी ज़्यादा गप थी और शप कम थी, और उसमें 1.5 लाख लोग, तो ये खान साहब ये कैंपेन जो है बिल्कुल मेरा ख्याल है ज़बरदस्त किस्म की ये साइनिंग कैंपेन होगी, और इसका इफेक्ट क्योंकि क्या इसमें होगा? कुछ पढ़ने लिखे की बात नहीं होती, सिर्फ टक करना होता है और वो चली जाती है। तो ये, मगर इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? जी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमें तो ऑलरेडी पता है कि 1000 से कम इनके अगर इनके जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं और इनके, तो वो इतनी ट्रेंड्स बना लेते हैं, तो ये तो उनके लिए कोई बात ही नहीं है ये सिग्नेचर कैंपेन करना। तो मैं समझता हूँ कि राजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन पर कोई असर नहीं होगा। खान साहब की स्ट्रेटजी क्या है? अब आपने ये कहा था तो मैं अब आपको एक्सप्लेन कर दूँ। जी स्टेज 1, रियासत के इदारों के ऊपर प्रेशर डाला जाए। व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ वर्च्यू एंड व्हाट इज़ ईवल। वही अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। ठीक, अमर जी, बिल मारूफ, ये खान साहब का एक बयानिया है जी जिसके साथ वो फौज के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, मीडिया के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमीशन के ऊपर, सब के ऊपर वो प्रेशर डाल रहे हैं। ऊपर जी उस प्रेशर का सिर्फ ये है कि चले आपने मुझे हेल्प बचाया नहीं जब मेरी छुट्टी हो रही थी, तो अब ये है कि इनको निकालें और मुझे वापस लेके आए। ये प्रेशर है। और मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि ये जो इदारे हैं इनके अंदर बेशतर लोग ऐसे, इन इदारों में जो लोग हैं, जो उनकी फैमिलीज़ हैं, वो खान साहब के सपोर्टर हैं। ये अर्बन मिडिल क्लास का एक फिनोमेनन है, कल्ट। तो ये प्रेशर डाल रहे हैं किसी किस्म का कि अदलिया के ऊपर भी प्रेशर हो, उनके जो जजेस हैं क्योंकि उनकी फैमिलीज़ की तरफ से प्रेशर आए उनके ऊपर, सोशल मीडिया की तरफ से प्रेशर आए, फ़ौज के ऊपर जो अफसर हैं उनके ऊपर प्रेशर आए, वो फिर अपने अफसरों के ऊपर प्रेशर डालें, ताकि ये जो पॉलिसी है न्यूट्रलिटी की ये ख़त्म हो और इनकी तरफ झुकाव हो जाए। ये खान साहब का एक पहला कदम है। जी दूसरा उनका ये है कि ये इस्तेमाल करके और धरना किया जाए और उस वक़्त इस ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए कि इदारों को इंटरवेंशन करनी पड़े, मार कुटाई का सिचुएशन शुरू हो जाए, इदारे मजबूर हो जाएं। पहले प्रेशर है उनके ऊपर, खान साहब का सोशल प्रेशर है, फिर ये एक फ़िज़िकल प्रेशर आ जाए कि जी एनार्की हो गई, ये हो गया, हटाओ जी, लड़ाई हो गई, हटाओ लोगों को, गवर्नमेंट को छुट्टी कराओ और इलेक्शन कॉल करो। तो ये तीसरा उनका दूसरा पहलू है अपनी स्ट्रैटेजी का। तीसरा पहलू भी है, तीसरा पहलू ये है कि अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो अल्लाह खैर सल्ला, फिर तो सारे रियासत के इदारे भी आपके, और आप अगले 10 साल के लिए बैठ जाएंगे और फाशिज्म ले आएंगे आप, और आयशा और नजम सेठी का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह खैर सल्ला। और अगर हार जाते हैं तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? इलेक्शन रिज़ल्ट ही नहीं मानेंगे, इलेक्शन रिज़ल्ट ही नहीं मानेंगे। अगर ये 30 सीटें जीत जाते हैं, कहते हैं हम नहीं जाएंगे पार्लियामेंट, हम घेराव करेंगे, हम ये करेंगे, जो उन्होंने अब टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं बिल्कुल ऐसे पॉपुलर प्रेशर डालने के, वही उस वक्त 4 सीटों के ऊपर करते थे ना लड़ाई पीछे। 4 हलकों पे 4 सीट थी, बिल्कुल। हल्के थे जहां उन्होंने शोर डाला। उसके बाद फिर ये सोचा कि ये काफ़ी नहीं है, फिर ये कहा कि सेठी ने 35 पंचर लगाए और पूरे की पूरी इलेक्शन चोरी हो गई है। जी फिर वो पूरा शुरू किया जिसके ऊपर धरने वरने शुरू किए इलेक्शन चोरी के ऊपर। फिर खुद ही अग्री किया कि जी एक एक्स चीफ जस्टिस साहब कमीशन बनाए। जब कमीशन ने कहा जी कोई इलेक्शन में रिगिंग नहीं हुई, कोई ऐसी बात नहीं हुई, तो फिर भाग गए वहाँ से। फिर पनामा आ गया, फिर और पनामा आ गया, वो और बात। वो सपोर्ट तो मैं ये कह रहा हूँ कि जी खान साहब का तीसरा डायमेंशन अपने स्ट्रेटजी का ये है कि अगर इलेक्शन हार जाते हैं तो मानेंगे नहीं। अच्छा। और फिर ये प्रेशर डालेंगे कि जी ये मार्शल लॉ लगे इस मुल्क में, और ये जो अपोजिशन है जो कि अगर उस वक्त जीत जाती है तो इनके साथ तावन नहीं होने देंगे। ठीक तो एक क्राइसिस, कंटिन्यूस क्राइसिस जो है, चलती क्राइसिस जो रुकेगी नहीं जी। उस वक्त तक, जब तक ये वापस इक़्तिदार में नहीं आते।
ये इनकी कोशिश है ठीक है कि अदारों के ऊपर प्रेशर पड़े कि मुझे वापस लेके आओ, नहीं तो मैं मुल्क को नहीं चलने दूंगा। और इनके जो साथी हैं, नौजवान तबका है, इनकी ये उम्मीद है कि वो इनके साथ थ्रू आउट थिक एंड थिन रहेंगे जी। और मेरा ये तजिया है कि जैसे अब इलेक्शन कमीशन के बाहर 10-15 लोग से ज़्यादा नहीं आए, खान साहब की गलत फहमी है। गर्मी शदीद होगी जब ये अपना लॉन्ग मार्चेस करेंगे, उधर से पिटाई की तैयारी हुई होगी। ये गुलबर्ग और मॉडल टाउन के और डिफेंस के जो लोग हैं ये गाड़ियों में निकलेंगे, ये गाड़ियों में निकलेंगे और लाहौर ब्रिज नहीं ये क्रॉस कर सकेंगे और वहाँ इनकी गाड़ियाँ रुक जाएंगी और वहाँ ये बाहर निकल के और झंडे वंडे करके और अपनी पार्टी शार्टी करके घर आ जाएंगे। जो लोग लोअर मिडिल क्लास के हैं वो निकलेंगे, वो जाने की कोशिश करेंगे, वो टीयर गैस भी लेंगे, वो लड़ाई झगड़े भी करेंगे, मगर उनकी वो तादाद वो नहीं होगी जो कि होनी चाहिए इस किस्म की अगर सुनामी लानी है आपने तो। और सुनामी का मतलब क्या होता है? सुनामी होता है जो तबाह कर देती है हर चीज़ को। जी। ये नहीं कि सुनामी वो चीज़ होती है जो क्या आके पावर सीज कर देती है, नहीं, सुनामी जो है वो तबाही की। बिल्कुल, हमने देखा भी इसका तो रिजल्ट खान भी देखा साहब जब सुनामी आया। सुनामी की बात करते हैं तो वो तबाही की बात बेसिकली करते डिस्ट्रक्शन। हैं। और मुल्क की जो तबाही है, खान साहब तुले हुए हैं कि अगर या मुझे बनाया जाए नहीं तो मैं मुल्क की तबाही कर दूंगा, खेलूंगा ना खेलने दूंगा। अब ना खेलूंगा ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। अब हमारे जो दोस्त हैं जो पीटीआई में हैं, नौजवान तबका है, उनकी जो नफरत है फॉर दी ओल्ड ऑर्डर, पुराने पाकिस्तान के लिए, वो जो उनकी नफरत है वो उनको अब रोकती है कि कोई हकीकत को पहचानने से। और वो इतने गुस्से में, इतने जज्बे में हैं और वो खान साहब के साथ रहेंगे, मगर क्या उनके लिए बाहर निकल के लड़ेंगे? अभी आप जब जाते हैं तो ये जलसे जो जुलूस होते हैं, मैं समझता हूँ ये आधे रह जाएंगे। जब ये लड़ाई मार कुटाई का वक्त आ जाएगा ना तो ये आधे से भी कम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सिचुएशन जो है वो ईज की तरफ नहीं जा रही, रिलैक्स नहीं हो रहा मामला, हिजान सा है। इमरान खान साहब जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके बारे में कुछ कह रहे हैं, वो सुनते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि नूर आलम अपने हलके में आए और वोट मांगे लोगों से, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी जिधर जिधर ये लौटे जाएंगे वोट मांगने के लिए, मैं इंतजार कर रहा हूं कि इनके लोग, इनकी अवाम इनसे क्या करेगी, मैं उसकी इंतजार कर रहा हूं। सेठ साहब ये बात कर रहे हैं, नूर आलम खान साहब को चैलेंज कर रहे हैं जो कि मेंबर नेशनल असेंबली हैं, और वो साथ ट्वीट कर रहे हैं कि मैं अपने हलके में फिर रहा हूँ और मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि मैं कहीं किसी और जगह से लाया गया हूँ, मैं इसी सूबे से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये जो रविश खान साहब अपना रहे हैं मुनहरिफ अरकान के हवाले से, ये क्या रंग लाएगी? और फिर उसको ये लड़ाई झगड़े, हाँ। आपने देखा कि अब बाहर आप सड़कों पे निकले हैं जी, तो पीटीआई वाले लड़ाई झगड़े की तरफ आवाज़ें कसते हैं जी, कसते हैं फिर, और एक दो जगह हो भी गया लड़ाई हुई है, हाथापाई, क्योंकि वो भी फिर चुप नहीं करते लोग, वो भी फिर हिट बैक करते हैं जी। तो ये बिल्कुल लड़ाई झगड़े खून खराबे की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। मैंने आपसे एक्सप्लेन किया ना इनकी स्ट्रेटजी क्या है कि केओस क्रिएट किया जाए ताकि जो रियासत के इदारे हैं वो घबरा जाएं और वो आ जाएं और कहें जी बस करो और नुकसान जो है वो अपोजिशन या गवर्नमेंट का होगा, क्योंकि ये तो इक़्तिदार चाहते हैं, उनको फिर इक़्तिदार से निकालना पड़ेगा लड़ाई झगड़े ख़त्म करने के लिए, या ये है कि इनको फिर जेलों में डालेंगे। वो अगर जेलों में डालेंगे तो फिर देखना ये है कि किस हद तक इनको रख सकते हैं और ये फिर कहाँ इनका बैक जो है वो तोड़ते हैं। तो ये आगे गंद पड़ने वाला है, इंस्टेबिलिटी होने वाली है, कन्फ्यूजन होने वाली है, और मैं नहीं समझता कि खान साहब बाज आएंगे, और मुझे लग रहा है कि राना सनाउल्लाह इनको पड़ जाएंगे। अच्छा, लेकिन नक्शा तो आप बड़ा ख़तरनाक सा खींच रहे हैं। बहुत से और मामलात जिन पर सवालिया निशान अब भी बरकरार है, पंजाब का मामला हो या मरियम नवाज साहिबा के उम्र की अदायगी के लिए जाने के लिए पासपोर्ट जो एप्लीकेशन उन्होंने दी है, उस पर भी अभी तक सवालिया निशान है। वहाँ क्या हो रहा है और भी क्या क्या खबरें हैं, सेठी साहब से जानेंगे, उनका तबसरा ब्रेक के बाद वापस आके। वेलकम बैक टू द शो। हमजा शहबाज एक बार फिर अपनी दरख्वास्त के साथ अदालत में, और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हमने देखा कि सदर पाकिस्तान के बारे में ज़रा सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं, लेकिन ये ऊँट किसी करवट नहीं बैठ रहा। सेठी साहब, पंजाब की सिचुएशन दिन ब दिन वर्स होती जा रही है, कब हल निकलेगा इस मामले का? देखिए अब ये हाई कोर्ट में है ना, लाहौर हाई कोर्ट में, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ से कोई ना कोई हल निकलेगा। कब? मेरा ख्याल है 1-2 दिन में हो जाएगा कोई ना कोई हल, कि जी ठीक है जी, अगर प्रेसिडेंट नहीं ले रहा तो फिर क्योंकि अदालत के ऑर्डर्स हैं तो वो खुद भी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ओथ ले सकते हैं, किसी को कह सकते हैं कि आप ओथ ले लें, तो मेरा ख्याल है ये हो ही जाएगा, ओथ टेकिंग हो जाएगी। अच्छा, हाँ ये हो जाएगी।
लाइक और फिर उसके बाद जो इनको पोस्ट करे हमजा शहबाज को, वो क्या राह लेंगे? वो भी इसे चैलेंज कर सकते हैं। परवेज इलाही साहब हो गए, पीटीआई के लोग हो गए, चैलेंज क्या करेंगे? वो हमजा शहबाज साहब को, जैसे गवर्नर साहब कह रहे हैं कि प्रोसीजर को ही नहीं फॉलो किया गया और डिप्टी स्पीकर के स्टाफ को मुअत्तल परवेज इलाही साहब कर रहे हैं, तो एक खिचड़ी सी पक गई है ना हाँ, पंजाब डजंट में। मैटर, जैसे ही वो ओथ टेकिंग हो जाएगी सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में आ जाएगी। फिर आप देखिएगा एडवोकेट जनरल साहब की भी छुट्टी हो जाएगी और नए एडवोकेट जनरल आ जाएंगे और नई आर्ग्यूमेंट्स होंगी, तो फिर आप टेबल से ना वो बिल्कुल वो मुख्तलिफ हो जाती है सिचुएशन, फेडरल जैसी सिचुएशन इधर। हाँ, वो आप एक दफ़ा इनके हाथ में पंजाब गवर्नमेंट आ गई तो चौधरी साहब भी गए और गवर्नर साहब भी गए, सारे गए। आप देखिएगा क्या होता है। ठीक है, एक दो दिन में आप कह रहे हैं कि ये मामला एक दो दिन में ये हो जाएंगे ये चीफ मिनिस्टर। ओके ओके। और जो मरियम नवाज साहिबा का मामला है वो बड़ा अजीब है, 3 बेंच टूटे और चौथा बन गया, इसमें इतनी क्यों नहीं झिझक वो है? हुआ ये था आशा कि पिछले बेंच ने ये कहा था जी कि ये जो इनकी दरख्वास्त है ये वही बेंच सुनना चाहिए जिसने इनको पहले बेल दी थी या जिसने इनके पासपोर्ट रखे थे। तो इसलिए क्योंकि ये सेंसिटिव केस था, कोई भी इसको सुनना नहीं चाहता था, बिकॉज प्रेशर कहीं और से आता था कि इसको टाइट करो। अब वो जज हजरात बेचारे अंडर प्रेशर आ जाते थे, वो फिर कहते थे हम नहीं बैठते, तो अलग हो जाते थे। अब क्योंकि वो प्रेशर नहीं आ रहा, अब वो मेरा ख्याल है इंसाफ कुछ हद तक देंगे अब, तो इसलिए अब वो यही अच्छा है कि पुराने बेंच पे चले गए। मेरा ख्याल है इजाज़त मिल जाएगी क्योंकि अब नैब को भी नैब प्रोसिक्यूट कर रही है ना जी, उन्होंने जमानत के खिलाफ दरखास्त दायर की हुई है। देखिए ये तो होता है, ये तो तब्दीली हो जाएगी और मरियम को इजाज़त मिल जाएगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये चली जाएंगी बाहर। ये भी मैं आपको कह दूं ये वापस भी आ जाएंगी, ये बाहर नहीं रहेंगी, ये वापस आएंगी। ठीक है। हाँ, ये दलेर औरत है, खातून है, और ये आपकी एक वक्त आएगा कि आप देखिएगा कि सारी दलेरी है और जिस तरीके से उन्होंने निपटा है सारी चीज़ को, शी इज़ हेयर टू स्टे। तो इसलिए आई थिंक आप देखेंगे आगे अगर ये हुकूमत सर्वाइव कर गई है अगले 8-10 महीने, वो और एक बात है कि सर्वाइव करती है या नहीं करती, मगर जो कि डिस्कस की जा सकती है, मगर मरियम को रिलीफ मिलेगी अभी। और दूसरी बात मैं आपसे ये कह दूं कि अभी नवाज शरीफ साहब वापस अभी नहीं आएंगे जी। ये मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि जब तक वो यहाँ ये हुकूमत पाँव अपने जमा नहीं लेती और इनकी असर रसूख नहीं इस्टेब्लिश हो जाता और इनको इम्कान हो कि अब इंसाफ मिलेगा अदालतों से, तो उस वक्त तक मियाँ साहब वहीं रहेंगे। अभी मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि जी वो शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर कोट लखपत जेल जो है उसका विजिट किया, जी उसका विजिट किया है और अपने खिदमत गुजारों के साथ रहे हैं, वो जो उनकी तो खिदमत मियाँ साहब भी रहे हैं वहाँ कुछ अर्सा। तो कुछ लोगों ने कहा जी वहाँ तैयारी की जा रही है कि मियाँ साहब जब आएंगे तो कुछ अरसे के लिए वो वहाँ चले जाएं, उसके बाद वहाँ से वो जाएं अपनी और अपना केस वेस ख़त्म कराएं, ताकि वहाँ भी कुछ VIP फैसिलिटीज़ क्रिएट कर दी जाएँ। क्योंकि पहले तो इमरान खान साहब के ऑर्डर्स थे, बाय द वे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिली है कि इमरान खान साहब के ऑर्डर्स थे कि जब मियाँ साहब पहले जेल में गए थे कि इनको कोई बिस्तरा विस्तरा ना दिया जाए, इनको ज़मीन पे लिटाया जाए। तो 2-3 दिन ऐसे ही हुआ। तो ये इस किस्म की भी चीज़ें होती रही हैं हमारे लीडर्स के साथ और हमारे लीडर्स करते रहे एक दूसरे के साथ। बिल्कुल ऐसे और ऐलानात भी करते रहे हैं कि कैटेगरी चेंज कर देंगे। इमरान खान साहब के वो बयानात रिकॉर्ड पर हैं। बहरहाल इस पर तो अभी सवालिया निशान है कि कोट लखपत, मच जेल या अडियाला कौन कहाँ जाता है। अडियाला तो खान साहब ही जा सकते हैं, कोट लखपत जो है वो नवाज शरीफ साहब जा सकते हैं। अच्छा चले। वो मुझे लोग कहते थे कि देखिएगा अडियाला भी तैयारी हो रही है। सियासतदानों के CV में जेल जाना तो एक आपको पता है एडिशनल पॉइंट है। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया खान साहब को जाने का। उसकी वजह यह है कि जितनी ज़्यादा ये जेल जाएंगे उतने बड़े लीडर बनेंगे। तो हम सब की यही ख्वाहिश है कि और बड़े लीडर बने। कुछ थोड़ा वक्त जो अडियाला में काट ले तो बुरी बात नहीं है। देखिए हम सब ने काटी है ना। हाँ, मतलब है कि हम तो पुराने जेल बर्ड्स है ना, तो इसलिए कोई अल्लाह मियाँ ने थोड़ी सी शोहरत भी दे दी। अब खान साहब को तो पहले ही शोहरत मिली हुई है। कोई एक दफ़ा ख़तरा था कि वो उनको पकड़ के लोग जेल में डाल दे, तो उन्होंने दीवार टाप के भाग गए थे। तो अब मेरा ख्याल है खान साहब को चाहिए कि दीवार टाप के जेल में आ जाएं और कहें मैं आ गया हूँ, ले जाओ मुझे। अभी भी दीवार फैलांग सकते हैं, वो अभी भी इतने फिट हैं। बाकी सियासतदान इसलिए नहीं भाग सकते कि इमरान खान साहब जैसे फिट नहीं है सेठी साहब। ये तो है। हाँ, मानेंगे ना आप तो ये ऐसे बात। करके फलांग गए और अभी भी फलांग सकते हैं। बहरहाल वो हो सकता है जेल हो, वैसे ये है कि खान साहब की उम्र 70 हो गई है। ऑनेस्टली ही इज एज फिट एज अ फिडल। उम्र 50 साल से कम नहीं लगते हैं। थोड़े से ये पिछले अरसे में काफ़ी वो
हल्के जाहिर चलके है, बन गए सिर्फ उनके, साहब ऐसा बहरान मगर ऐसा है बड़ा फिट आदमी हो, No कोई doubt. शक नहीं है। मिसाल है हाँ वो मिसाल है, वरना कोई पंगा ना कोई लगे, एक आध लगा देगा तो आप घूमते जाएंगे। हाँ, ये तो खैर उनकी फिटनेस को सभी अप्रिशिएट करते हैं। जाते जाते प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट की जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई है कि बाइडन इंतज़ामिया को कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रीसेट करने के लिए शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करने का मौका जाने ना दें। एनी होप? देखिए ये रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम ब्रुकिंग स्कॉलर जिनका नाम है ब्रूस राइडल। ब्रूस राइडल एक एक्स CIA एम्प्लॉय थे, उसके बाद ये भी थिंक टैंक्स में इन्होंने 3-4 किताबें भी लिखी है, अफगानिस्तान के ऊपर लिखा है और उनके ऊपर, तो इनकी काफ़ी इज्जत है वहाँ ब्रुकिंग्स के अंदर। ब्रूस राइडल ने ये और एक पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट खातून है मदिया अफजल, उनकी तरफ से ये आया है बयान कि पाकिस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बुरे नहीं होने चाहिए, और जो भी मसले रहे हैं पहले अब प्रेसिडेंट बाइडन को चाहिए कि उठा के शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन कॉल कर मारे। अच्छा, तो ये एक अब आप मेरे से अगर पूछेंगे तो अगर मैं प्रेसिडेंट बाइडन हूँ, हाँ, तो मेरा अगर मुझे ब्रूस राइडल आके कहे कि जी अब आप फ़ोन उठा लें, इमरान खान तो रहा नहीं, तो आप ज़रा शहबाज शरीफ साहब के साथ हेलो हाई कर लें, तो ये इसके साथ तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और हमें ज़रूरत है बेहतर तल्लुकात की। तो मेरी एडवाइस जो प्रेसिडेंट बाइडन को ये होगी कि अभी नहीं करें, अभी नहीं करो। अच्छा, वो बैठे हुए हैं, कहने के लिए साजिश थी, हमें निकाल दिया, उस पर मोहर लग जाएगी, उस पर मोहर लग जाएगी, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है प्रेसिडेंट बाइडन को फ़ोन करने की शहबाज शरीफ साहब को, ना ही शहबाज शरीफ साहब मुंतज़र हैं कि जनाब मुझे कोई फ़ोन कॉल आएगी, इशू नहीं है ना उनके लिए। और मेरा ख्याल है ये हुकूमत अगर सितंबर तक चली तो सितंबर में फिर यूनाइटेड नेशंस जाना होगा, तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर जाएंगे और वहाँ प्रेसिडेंट बाइडन से हो जाएगा जो होना है। ठीक है, ये जो करंट अफेयर्स हैं उनके हवाले से, और अगर आनी भी है फ़ोन कॉल तो महीने 2 के बाद आ जाए, अभी क्या जल्दी क्या अभी डेलीगेशन आए, फॉरेन मिनिस्टर आए, फॉरेन मिनिस्टर जाए, ये ठीक है, ज़रूरी है कि आप प्रेसिडेंट बाइडन हेलो हाई करें। ठीक है, एटलीस्ट मेरी तो एडवाइस प्रेसिडेंट बाइडन को यही होगी कि ना ही करो तो चंगा है। ठीक है, अभी बहुत कुछ शोर पै जाएगा तो देखिए जी सानू काट गए थे जब आप आते में बहुत कुछ अनसर्टन है, तो इस मामले को भी हम गैर यकीनी ही कह सकते हैं। बहरहाल आपको जानना चाहिए सेठी साहब से मजीद तो आप वीडियो मैसेज के जरिए भेजिए, फीडबैक पहुंचाइए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।